सादर अभिवादन मित्रों, मैं हेमंत आप सभी लोगों के सामने एक नए शैक्षिक विषय को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूं। शिक्षा जगत से जुड़े हुए होने के कारण समय समय पर शैक्षिक विषयों पर चर्चा परिचर्चा करना हमारा नैतिक दायित्व कर्तव्य भी है एवं अत्यंत आवश्यक भी है। जैसा कि विगत दिनों में आपने देखा होगा, जो केंद्रीय कैबिनेट थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, उसके माध्यम से लगभग 85-86 भारत में केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृति प्रदान की गई और उसमें 4 केंद्रीय विद्यालय उत्तराखंड के लिए भी स्वीकृत किए गए। और हमारे राज्य संचालकों के द्वारा जब 4 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृति की घोषणा हुई उस कैबिनेट के माध्यम से, केंद्रीय कैबिनेट के माध्यम से, तो अत्यंत प्रशंसा पत्र, प्रशंसात्मक पत्र विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभिव्यक्त किए, जारी किए और अच्छी बात है। लेकिन जिस विषय में हमें चर्चा करना है और चिंतन करना है, उस विषय को लेकर के मैं आप सभी लोगों के सामने थोड़ा सा एक विमर्श करना चाहता हूं अपने इस वक्तव्य के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से, कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे भारतीय संविधान के तहत 3 सूचियां हैं। एक संघ सूची है, द्वितीय समवर्ती सूची है और तृतीय राज्य सूची है। और तीनों सूचियों में विभिन्न प्रकार के विषय हैं और कुछ विषय संघ सूची, केंद्र सूची में है, तो उनमें जो भी कानून, अधिनियम इत्यादि बनाना हो, नीति निर्माण करना हो, केंद्र सरकार उसके लिए अधिकृत रहती है। समवर्ती सूची के विषय ऐसे होते हैं जो केंद्र के भी विषय होते हैं, राज्य के भी विषय होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, पर्यावरण इत्यादि। तो इनमें केंद्र सरकार भी अधिकृत होती है कानून बनाने के लिए और राज्य सरकारें भी अधिकृत होती हैं। और जब किसी ऐसे कानून में टकराव की स्थिति आ जाती है कि या कोई विवाद हो जाता है, तो उस स्थिति में भारतीय संसद अर्थात लोकसभा, राज्यसभा के द्वारा जो विनिर्मित कानून होता है वह प्रभावी होता है और वो सर्वमान्य होता है। इस प्रकार की संविधान में व्यवस्था की गई है। और तृतीय जो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची के विषयों में राज्य सरकारें ही और वहां की जो विधान परिषदें होती हैं, विधानसभाएं होती हैं, वही अधिकृत होती हैं और उसमें किसी भी प्रकार का केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होता है। यह संवैधानिक व्यवस्था है। और इसमें थोड़ा आगे बढ़ के चर्चा करें तो भारतीय संविधान की दृष्टि से, परिप्रेक्ष्य में 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ और जिसके तहत विभिन्न प्रकार के भारतीय संविधान में आमूल परिवर्तन हुए, व्यापक परिवर्तन हुए। यहां तक कि जो मूल स्ट्रक्चर था उसमें भी परिवर्तन हुए और उसको भारतीय संविधान का लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के उपरांत, और उसी समिति की संस्तुतियों के उपरांत 10 मौलिक कर्तव्यों के साथ कुछ राज्य सूची के भी विषय थे, जैसे शिक्षा है, वन है, वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा से संबंधित है, भार माप है और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ संगठन की व्यवस्थाओं से संबंधित था। ये राज्य सूची के भी विषय हुआ करते थे और एक प्रमुख रूप से इसमें शिक्षा। तो ये सब विषय केंद्र अर्थात समवर्ती सूची में भी परिवर्तित कर दिए थे और कुछ केंद्र में परिवर्तित कर दिए थे, संघ सूची में। और इनमें एक शिक्षा जो विषय था, प्रमुख रूप से शिक्षा विषय, यदि हम स्वतंत्रता की बात करें या 1935 से लगभग बात करें, तो तब से लेकर के 1976 तक जो शिक्षा विषय था वह राज्य सूची का ही विषय हुआ करता था और राज्य सरकारें ही शिक्षा के संबंध में नीति, कानून, अधिनियम बनाने के लिए अधिकृत हुआ करती थी। भारतीय संविधान की दृष्टि से केंद्र सरकार का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। लेकिन इसी भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शिक्षा जैसे प्रमुख विषय को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया, अर्थात केंद्र भी उसमें कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि यदि कोई इस प्रकार की स्थिति हो, टकराव की स्थिति, तो उसमें यानी संघ, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ जो कानून होगा वो प्रभावी होगा, सर्वमान्य होगा।
और उससे थोड़ा आगे बढ़े तो जैसे भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो 45वां अनुच्छेद था, 45वें अनुच्छेद में निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के संबंध में वर्णन किया था तत्कालीन भारतीय संविधान विशेषज्ञों के द्वारा, और उसको एक बहुत लंबा समय लग गया प्रभावी होने में, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पे, तत्वों पे कानून बनाना होता है संसद के माध्यम से या विधान सभाओं के माध्यम से। तो जब ये निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के संबंध में कानून बनाना था, तो भारतीय संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन था, यानी 86, तो वो जो 2002 में आया तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, और जो 2009 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से जाना गया, और जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में प्रभावी हुआ और लागू हुआ, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, और उसको संशोधन कर करके, उसमें कानून बना करके, उसको भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 21 है, 21 के क में जोड़ दिया गया, अर्थात वो एक फंडामेंटल राइट के रूप में निर्मित कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अर्थात भारत में रहने वाले प्रत्येक बच्चे का, अर्थात जो विशेष रूप से 14 वर्ष तक है, उसका एक मौलिक अधिकार के रूप में अधिकार प्रदान कर दिया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चे को, अर्थात कक्षा 8वीं तक के बच्चे को पूरे देश में जो भी अनुदानित विद्यालय हैं, सरकारी राजकीय विद्यालय, अशासकीय विद्यालय, उनमें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाएगा। और उसी जो 86वां संविधान संशोधन है, उसी के तहत जो 10 मौलिक कर्तव्य थे, 10 मौलिक कर्तव्य में एक मौलिक कर्तव्य और बढ़ा करके जो 51 क में सन्निहित है, जोड़ा गया है, और उसमें जो पहले 10 अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य थे वह भी, और एक 11वां मौलिक कर्तव्य भी जो निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के संबंधित था। तो प्रत्येक माता पिता, अभिभावक के लिए यह दायित्व निर्धारित कर दिया गया कि वो अपने बाल्य को अनिवार्य रूप से, निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रदान कराएंगे अपने समीपस्थ क्षेत्र में, या अपने जहां भी मतलब उनको समुचित लगे। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं संविधान के परिप्रेक्ष्य में की गई। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, जो चर्चा का भी विषय और थोड़ा व्यापक तरीके से यदि हम करें, तो अर्थात शिक्षा प्रदान करने का मुख्य दायित्व 1976 तक तो राज्य सरकारों का था, और उसके बाद परिवर्तित करके केंद्र का भी विषय बन गया और राज्य का भी विषय बन गया। तो जो मैं जिस परिप्रेक्ष्य में ये बातें कहना चाह रहा हूं, संवैधानिक बातें, हमारे राज्य सरकारों के पास और राज्य सरकार के अधीन सैकड़ों विद्यालय, महाविद्यालय हैं, और पहले तो वो राज्य सूची के ही विषय हुआ करते थे। आज जब 4 केंद्रीय विद्यालय खुलने की घोषणा होती है, तो हमारे जो राज्य के नीति निर्माता, संचालक होते हैं, मुखिया लोग होते हैं, वो बहुत खुशियां मनाते हैं, फूल मालाओं से स्वागत करवाते हैं, विभिन्न प्रकार के पत्रिकाओं में उनके जो अभिव्यक्तियां हैं, खबर हैं, समाचार हैं, वो भी प्रकाशित होते हैं। तो थोड़ा दुख ये होता है कि हमारे पास ऑलरेडी इतने विद्यालय हैं, तो क्यों हम केंद्रीय विद्यालय के जैसे प्रबंधन को, प्रशासन को, सुविधाओं को हम अपने विद्यालयों में निर्मित करें, और हम केंद्रीय विद्यालयों से भी उन्नत विद्यालय अपने विद्यालयों को बनाएं, तो हम अपने विद्यालयों में खुशी जाहिर करें। क्योंकि दूसरे के डीजे में नाचना तो कोई भी नाच लेगा। तो जब केंद्र सरकार के द्वारा विनिर्मित वो केंद्रीय विद्यालय, तो केंद्र सरकार उसका अधिनियमन कर रही है, उनका प्रबंधन प्रशासन कर रही है, अच्छे चल रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दे रहे हैं। तो वही नियम, वही यदि सरकारी शिक्षकों की बात करें, यदि कर्मचारियों की बात करें, या जो भी विभागीय अधिकारी हैं, सबको केंद्र के समान वेतन भत्ते मिल रहे हैं, सारी सुविधाएं तद्वत मिल रही हैं, तो क्यों ना सुविधाएं भी इस प्रकार से की जाएं, जो मूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और साथ में जो प्रबंधन और प्रशासन है, अर्थात मैनेजमेंट विद्यालयों का और प्रशासन, तो क्यों ना उस तरीके से किया जाए, तो हमें अपने विद्यालयों पर, अपने राज्य सरकार के अधीन जो संचालित विद्यालय, उनमें गर्व हो। और जैसे कि मैंने बताया, भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, भारत में रहने वाले प्रत्येक बच्चे का। तो क्यों इस प्रकार से विविधताएं हमारी नीति निर्माताओं के द्वारा, संचालकों के द्वारा विनिर्मित की जाती हैं कि
कुछ बच्चों को बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है केंद्रीय विद्यालयों के माध्यम से या नवोदय विद्यालयों के माध्यम से या राजीव गांधी विद्यालयों के माध्यम से, और कहीं पे शिक्षक नहीं है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। और अधिकतर इंटर कॉलेजेस की बात करें उत्तराखंड में तो लगभग 85 से 90% इंटर कॉलेजेज में प्रधानाचार्य नहीं है, मुखिया नहीं है, मुखिया विहीन विद्यालय चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं जहां शिक्षक नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं है, तो शैक्षिक गुणवत्ता पे तो प्रभाव पड़ना ही है, ये स्वाभाविक है। हम सभी लोग इसको अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इस वीडियो के माध्यम से मैं भी एक शिक्षक हूं, क्यों ना बहुत पारदर्शिता पूर्ण प्रशासन दिया जाता है, प्रबंधन दिया जाता है, सुविधाएं दी जाती हैं, और हम यदि ये सब चीज कर सकें तो केंद्रीय विद्यालयों के खुलने में हमें खुशियां ही नहीं मनानी पड़ेंगी, हमें तो अपने विद्यालयों पर गर्व होगा। और जब ये वाली बात करें कि कहीं नवोदय विद्यालय खुल रहे हैं, कहीं केंद्रीय विद्यालय खुल रहे हैं, और कहीं बच्चों के लिए शिक्षक भी नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं है, बैठने के लिए कुर्सी टेबल नहीं है, मूल जो सुख सुविधाएं होती हैं, भौतिक संसाधन होते हैं, वो नहीं है, तो उन बच्चों का भी तो कहीं न कहीं जो अनुच्छेद, जो फंडामेंटल राइट है 21 को, उसका उल्लंघन हो रहा है ना। इसको अगर गौर महीन तरीके से हम देखें, सोचें, इसके बारे में समझें, तो इस जो संविधान की मूल भावना है, उस मूल भावना के आधार पर हमारे राज्य संचालक आगे बढ़े, क्योंकि वो शपथ लिए रहते हैं, पद एवं गोपनीयता की शपथ लिए रहते हैं। वो शपथ बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसके आधार पर, और हम देखते हैं कि शिक्षा एक ऐसा विषय है, सारी धाराएं, सारे क्षेत्र, सारे पद प्रतिष्ठाएं, सारे कार्य शिक्षा से ही होकर के निकलते हैं। यदि शिक्षा समान होगी, यदि शिक्षा के अंदर नैतिक मूल्यों का अभिवर्धन होगा, यदि शिक्षा स्वावलंबन प्रदान करने वाली होगी, स्वाभिमान जागृत करने वाली होगी, सर्वसुलभ होगी, सार्वभौमिक होगी, तो कहीं न कहीं हमारी जो आने वाली संतति है वो बहुत बेहतर बनेगी, मजबूत बनेगी, अच्छी नागरिक बनेगी। और जो शिक्षा के नाम पर एक डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, जो एक विरोधाभास है, जो संदेह हैं, वो उन सारी जो अव्यवस्थाएं हैं उनका भी उन्मूलन हो जाएगा। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से जितने भी श्रोता इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके माध्यम से समाज में एक ऐसी वैचारिक क्रांति फैलाना कि शिक्षा समानता की ओर बढ़े, शिक्षा में समान गुण हो, ऐसा भाव न हो कि गांव देहात में रहने वाले बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करना और शहरों में या अच्छे अच्छे क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करना। यह हमारे नीति निर्माताओं का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो गांव गधेरों में जो बच्चा रह रहा है उसके लिए भी वही अवसर होने चाहिए शिक्षा के, और किसी नगर महानगर में रहने वाले बच्चे के लिए भी, अच्छे क्षेत्र में रहने वाले बच्चे के लिए भी वही अवसर होने चाहिए। हम निजी विद्यालयों की बात इस वीडियो के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, निजी विद्यालयों का विषय अलग है, लेकिन जो सरकार के माध्यम से अनुदानित विद्यालय हैं, जो ग्रांटेड विद्यालय हैं, उनमें समान अवसर होने चाहिए। क्योंकि अलग अलग नाम से, कभी कोई आदर्श नाम से, कभी उत्कृष्ट नाम से, कभी राजीव गांधी, कभी इंदिरा गांधी, कभी जवाहरलाल नेहरू, विभिन्न नामों से संचालित होने वाले विद्यालय कहीं न कहीं शिक्षा में असमानता को प्रचारित कर रहे हैं। इसको हम महीन से सोचें, और जो बच्चा उन विद्यालयों में प्रवेशित नहीं होता है, उस बच्चे के अंदर कहीं हीन भावना भी जागृत होती है, उत्पन्न होती है। और उसी प्रकार से अभी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया करके एक PM श्री योजना संचालित हुई है पूरे देश में। बहुत जबरदस्त योजना है माननीय नरेंद्र मोदी जी की। लगभग 14,500 स्कूल्स उसमें पूरे इस PM श्री स्कूल योजना में लाए जा रहे हैं। उसमें भी विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं को देने का और बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रावधान है। अच्छा है, बहुत लोग उच्च स्तर के शिक्षाविद नीति निर्माता कर रहे हैं, लेकिन कल के दिन ये उसमें भी दुष्परिणाम न देखने को मिलने चाहिए कि प्रशासन और प्रबंधन की कमी के कारण जो बजट आ रहा है उसका अच्छा प्रयोग नहीं हो रहा है, और साथ में बच्चों को, उसी के आसपास के बच्चों को ऐसे विद्यालय हैं कि जहां पर शिक्षक नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं है और सुख सुविधाएं नहीं है, और थोड़ा सा दूर अगले पड़ाव में जाएं तो एक ऐसा PM श्री विद्यालय जहां पर सारी सुख सुविधाएं हैं, शिक्षक भी हैं, प्रधानाचार्य भी हैं,
वहां के कुछ बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा, तो इससे भी समाज में कहीं न कहीं विभेद होता है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, आप लोगों का हो सकता है इस संबंध में कुछ और भी विचार हो सकता है, लेकिन यदि आपको ये विचार अच्छे लगे शैक्षिक विचार, तो आप इनको प्रचारित कर सकते हैं, इनमें चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, और कहीं न कहीं शिक्षा के माध्यम से हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें, स्वावलंबी समाज का निर्माण कर सकें, समान भाव से चलने वाले समाज का निर्माण कर सकें, भ्रातृत्व भावना से परिपूरित समाज का निर्माण कर सकें। यही मेरा विचार है, यही मेरा मंतव्य है, यही मेरा अभिमत है, और यही मेरा इस वीडियो के माध्यम से निष्कर्षात्मक विचार है। धन्यवाद, नमस्कार।